जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का एक सुंदर सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। एकदम बहुत बेस्ट टॉपिक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, भागिएगा नहीं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर कहना, ठीक है। एकदम आप लोग वीडियो का स्किप नहीं कीजिए और एकदम अच्छा से देखिएगा, आपको पक्का है कि एकदम पाचन तंत्र याद होगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लोग पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र कहते किसको हैं? तो भोजन पचाने वाला जो तंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। भोजन पचाने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पाचन को देख लेते हैं, फिर बाद में इस सब को देखेंगे, ठीक है। पाचन किसे कहते हैं? देखिए, पाचन जो होता है वह जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। पाचन क्या होता है? तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। तो देखिए, तो यह क्या कहता है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। पर देखिए, पाचन जो होता है एक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? पाचन एक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है। कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया कैसे है, सुनिए। तो पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। तो भौतिक प्रक्रिया क्या होता है? जैसे हम लोगों ने मुंह में भोजन लिया, ठीक है, मुख में भोजन लिया, तो हम क्या करते हैं? उसे भोजन को थूड़ कूच कर देते हैं, एकदम धाक थकुच देते हैं भोजन को, ठीक है, थकुच को मार देते हैं। तो ये क्या हो गया? और अंदर में जाकर के जब वो आमाशय में जाता है तो वहाँ पर क्या मिल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इधर अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय क्या कहता है? एंजाइम छोड़ देता है, उधर से पित्ताशय पित्त छोड़ देता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? अंदर में रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। तो पाचन क्या है? भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए, पाचन का जो मुख्य कार्य होता है, पाचन का जो मुख्य कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण करना। तो पाचन का मुख्य काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। इसके बाद देखिए, जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। जल, विटामिन, खनिज, इसका पाचन नहीं होता है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र दो चरणों में पूरा होता है, एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल क्या होता है? आहार नाल किसे कहते हैं? तो भोजन जिस नाल से गया है, भोजन जिस नाल से गुजरा है उस नाल को हम लोग कहते हैं आहार नाल, ठीक है। भोजन जिस नाल से गुजरा है, भोजन जिस नाल से गुजरा है उसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल। और अब कहिएगा तो पाचक ग्रंथि क्या होता है? तो देखिए, भोजन तो आहार नाल से गुजर रहा है, ठीक है, और साइड से क्या होता है? तो कहीं कहीं जो होता है ये पाचक ग्रंथि सब एंजाइम छोड़ते रहता है, ठीक है। तो साइड से क्या होता है? पाचक ग्रंथि सब एंजाइम छोड़ते रहता है और भोजन को पचाने में मदद करते रहता है, ठीक है। तो ये हुआ है पाचक ग्रंथि, ठीक है। तो पाचक ग्रंथि समझ में आ गया। तो आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। तो आहार नाल शुरू होता है मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद गुदा, ठीक है। देखिए, तो आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, याद कीजिए। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ठीक है, गुदा के द्वारा बाहर हो जाता है। तो ठीक है, तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये क्या हो गया हमारा? आहार नाल। अब देखते हैं पाचक ग्रंथि। यह क्या होता है? जैसे एक लार ग्रंथि, ये मुख में पाया जाता है। इसको भी हम एकदम डिटेल से, सबको डिटेल से पढ़ाएंगे। पहले अभी जो है शॉर्टकट में आपको लिख दिए हैं और एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे? विस्तार करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी ऐसा ही समझिए और सब पॉइंट को हम क्या करेंगे? विस्तार करके आपको समझाएंगे, आपको एक भी डॉट नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो पाचक ग्रंथि देखिए, जैसे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर प्लस पित्ताशय, अग्न्याशय, ये सब क्या है? पाचन ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है। ये सब क्या है? पाचक ग्रंथि है। जैसे मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन कर लेते हैं, कभी कभी भोजन जो कसर कर देता है, अंदर में कसर हो जाता है, भोजन का कसर हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? जलजीरा खा लेते हैं या इनो पी लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कसर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो बात वही समझिए, आहार नाल में हम लोग तो भोजन ले जा रहे होते हैं, आप बगल से क्या होता है? ये सब अपना अपना कुछ एंजाइम छोड़ते रहता है ताकि भोजन को पचाने में मदद मिलते रहता है। हमारा आहार नाल क्या करता है? भोजन को अच्छा से पचा लेता है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? तो मुख गुहा से, ठीक है। कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं? मुख गुहा से। देखिए, मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि?
तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। पहला का नाम है पैरोटिड। पैरोटिड जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। जैसे सांप, यही ग्रंथि, जैसे देखिए सांप जो होता है तो सांप जो जहर निकालता है वो किस ग्रंथि में होता है, तो पैरोटिड में। सांप के किस ग्रंथि में जहर होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि में। ठीक है, मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। देखिए एक दिन में जो होता है कितने लीटर लार का शराब होता है, तो 1.5 लीटर। कितने लीटर, 1.5 लीटर। लार ग्रंथि में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 4 एंजाइम। लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, तो 4। पहला एंजाइम का नाम लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, यह जीवाणुनाशी होते हैं। देखिए जीवाणुनाशी होते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, तो कुछ खाते हैं तो बिना हाथ धोए मार देते हैं। ठीक है, जैसे फक्का फुक्की वाला कोई चीज़ होता है तो बिना हाथ धोले मार देते हैं। तो भगवान बहुत ज़्यादा होशियार था, वो समझता था कि आदमी आगे चल करके हाथों नहीं धोएगा, कुछ मार देगा तो कुछ कीटाणु अंदर चल जाएगा, विषाणु कीटाणु अंदर जाएगा तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो देखिए भगवान कितना होशियार थे। तो बताइए लाइसोजाइम का क्या काम होता है। देखिए लाइसोजाइम का काम क्या होता है, यह लार में पाया जाता है। यह छोटे मोटे कीटाणुओं को मार देता है। ठीक है, वही लार में देखिए और पाया जाता है टाइलिन और डायस्टेज। टाइलिन और डायस्टेज, टाइलिन और डायस्टेज ये दोनों मिलकर के क्या करता है, टाइलिन और डायस्टेज ये दोनों मिलकर के क्या करता है, स्टार्च यानी मंड या चोकर का पाचन करता है। अब कहिएगा सर मंड या चोकर क्या होता है, तो मंड या चोकर किसे कहते हैं, जैसे गेहूं पिसाते हैं तो गेहूं का जो ऊपरा वाला छाल छूल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चोकर कहते हैं। ठीक है, अगर उस सारे चोकर को हटा दिया जाए गेहूं से तो वो क्या बन जाएगा, मैदा। क्या बन जाएगा, मैदा। तो आप बता सकते हैं, तो टाइलिन और डायस्टेज, टाइलिन और डायस्टेज यह दोनों मिलकर के क्या करता है, स्टार्च यानी मंड, इसी को चोकर, इस सब को क्या करता है, वो पाचन करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, यह भोजन को चिपचिपा बना देता है। चलिए मुख गुहा तक हम समझा दिए थे। अब हम समझते हैं ग्रास नली। क्या समझते हैं, ग्रास नली। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, यानी पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें देखिए, इसमें भोजन को ढकेलने के लिए कर्मानुकुचन होता है। इसमें भोजन को ढकेलने के लिए कर्मानुकुचन होता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हमने पानी पिया और एक कई बार पानी अंदर गिर जाएगा तो पेट में जैसे लगेगा धा 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 धा, अरे बाप रे बाप, बड़ी जोर से चोट लगेगा, ओ माई माई करने लगेंगे। ठीक है, तो भगवान बड़ा होशियार था। ये कंठ में क्या होता है, ये जो ग्रास नली है, वो ग्रास नली में क्या होता है, कर्मानुकुचन होता है। कर्मानुकुचन का मतलब नहीं समझे, जैसे देखिए भोजन गया ऐसे 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 ऐसे, जैसे कि देखिए कैसे जाता है, समझ में आ गया। भोजन यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा, फिर बंद होगा, सटकेगा, खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, ऐसे खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, मतलब कर्मानुकुचन में भोजन जाता है। ठीक है, तो कर्मानुकुचन होता है। इसमें भोजन का क्या होता है, पाचन तो नहीं होता है, इसमें भोजन को ढकेलने का काम होता है। और इसमें क्या होता है, ढकेलने के लिए कर्मानुकुचन होता है। ठीक है, भोजन को ढकेलने के लिए क्या होता है, कर्मानुकुचन होता है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा ग्रास नली। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आमाशय में। किस में बढ़ते हैं, आमाशय। आमाशय किसको कहते हैं, पेट को। ठीक है, पेट को हम लोग आमाशय कहते हैं। देखिए आमाशय जो होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा। आमाशय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। समझिएगा ध्यान से। ऊपर का जो भाग होता है वह कहलाता है कार्डियक, बीच का भाग फुंडिक, और ये जो सबसे लास्ट का भाग होता है वह कहलाता है पाइलोरिक। क्या कहलाता है, पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। आइए अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं, आमाशय। अब क्या हम लोग देख लेते हैं, आमाशय। ठीक है, देखिए इसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है। ये आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक। आमाशय में मतलब पेट में भोजन कितने देर तक रहता है, 4 घंटे तक। ये आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। हमने अभी बता दिया, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, अब देखते हैं कार्डियक में क्या होता है। इसी में बउआ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। ये इसमें क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। सुनिएगा ध्यान से, यह जो होता है ऊपरी भाग है। यह आमाशय का कौन सा भाग है, ऊपरी भाग है। कार्डियक क्या है, आमाशय का ऊपरी भाग है। देख समझ में आ रहा है। तो यह क्या है, आमाशय के सबसे ऊपरी भाग है। इसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह ऊपरी भाग है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है। यह भोजन को तोड़ता है। यह क्या करता है, भोजन को तोड़ देता है।
जब हम लोगों ने खाना खाया और कुछ विषाणु, कहीं तगड़ा विषाणु आ गया, तो वह जो होता है लाइसोसोम नहीं मार पाया, तो वह कहाँ, लाइसोसोम आपको हम बता दिए थे कि लार ग्रंथि में लाइसोसोम भी पाया जाता है जो छोटे मोटे कीटाणु को मार देता है। अगर मान लीजिए कि वह लाइसोसोम से नहीं मारा, तो नीचा में इंतजार कर रहा है पेट में कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, तू नहीं मारा उसे, और यहाँ पर हम तुमको छकूत देते हैं, मार देंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसीलिए खड़ा रहता है कि जो विषाणु भोजन आ रहा है उसको क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विषाणु को मार देगा, कीटाणु को मार देगा और भोजन को सेपरेट बना देगा, ठीक है, भोजन को बैलेंस कर देगा, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग खीर खाते होंगे, खीर खाते होंगे, तो खीर खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, जब आप उल्टी करते हैं तो कैसा लगता है, बड़ा बेकार लगता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? आपने खीर खाया तो मिठास गया, और अंदर में खीर में कौन मिला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला, जब ये आप बकरते हैं तो कितना कैसा लगने लगता है, बड़ा तीता लगने लगता है कि नहीं लगता है? जैसे हम लोग खीर खाते हैं तो खीर मीठा होता है, तो एकदम खाने में तो बहुत इंजॉय आता है, और जब ये हम लोग उल्टी करते हैं तो बड़ा बेकार लगता है। क्यों बेकार लगता है जानते हैं? क्योंकि खीर में क्या मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl उसमें मिल जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक इसमें यह भोजन को तोड़ देता है, तो यहाँ पर भोजन को क्या करता है, तोड़ देता है। इसके बाद भोजन पहुँचता है कहाँ पर, तो फुंडिक में। कहाँ पहुँचता है, फुंडिक में। इसमें क्या होता है, तो कांटानुमा आकृति होता है, जिसको हम लोग रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी। तो देखिए, यह जो होता है फुंडिक में क्या होता है, कांटानुमा आकृति होता है जो भोजन को रोक के रखता है। क्या करता है, भोजन को रोक के रखता है, वरना नहीं तो भोजन खाएंगे आप, पेट में कहीं नहीं रुकेगा तो डायरेक्ट से निकल जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भोजन को रोक के कौन रखता है, रूजी, ठीक है। तो कांटानुमा आकृति होता है जो भोजन को रोक के रखता है। आइए इसी बात को देखते हैं, फुंडिक। इसमें क्या होता है, कांटानुमा रूजी पाया जाता है जो भोजन को रोक कर रखता है। भूखा रहने पर चुभन होता है, तो भोजन तो यहाँ से निकल गया रहता है, तो भूखा रहने पर यह क्या होता है, कांटानुमा आकृति पेट में होता है, तब चुभन होने लगता है, अरे मारे मारे बड़ी जोर भूख लग रही है, भूख से पेट में दर्द करने लगता है, वो चुभन होने लगता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? भूखा रहने पर क्या होता है, हम लोग को पेट में चुभन किसके कारण होता है, यही कांटानुमा आकृति के कारण, यही कांटानुमा रूजी के कारण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पाइलोरिक। फर्स्ट पार्ट आपने समझ लिया, सेकंड पार्ट समझ लिया, थर्ड पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पाइलोरिक, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोरिक, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोरिक, ठीक है। इस पर जो होता है कुछ ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। इसके कोड़ाओं पर क्या पाई जाती है, कुछ ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। इसी से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है, इससे क्या निकलता है, जठर रस का स्राव होता है, ठीक है। देखिए, तो जठर रस, देखिए दो एंजाइमों को मिल करके क्या बनता है, जठर रस। जब ये हमारा कौन, अच्छा एक बात बताइए, आमाशय का कौन सा ऐसा पार्ट है जो जठर रस का स्राव किया, तो पाइलोरिक। कौन सा पार्ट है, पाइलोरिक। ध्यान से समझिएगा कि आमाशय का कौन सा पार्ट है जो जठर रस का स्राव किया है, तो जठर रस का स्राव किया है पाइलोरिक वाला पार्ट ने किया है। और देखिए जठर रस जो होता है वह रेनिन और पेप्सिन, ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करता है, जठर रस का, ठीक है। जिसमें रेनिन क्या करता है, दूध से दही बना देता है, रेनिन क्या करता है, दूध से दही बना देता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टीन बना देता है। जैसे सुनिएगा, देखेंगे धिया पुता जो होता है दूध खाता है, दूध पीता है ना, बचवा सब क्या करता है, दूध पीता है, जब उल्टी करता है तो दही आकार में आके दूधे उल्टी कर देता है, नहीं, देखते होंगे आप लोग बच्चा को दूध पिला देते हैं उनकी माँ, और जब वो उल्टी कर देता है, दूध जब बोकर देता है, तो देखेंगे वो इसमें क्या होता है, दही के आकार में वो बोकर देता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो रेनिन क्या करता है, दूध से दही बना देता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टीन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टीन में तोड़ देता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट के क्लास में इससे आगे हम लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने आमाशय पढ़ा दिया। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लीवर के बारे में, लीवर के जठर रस के बारे में, अग्न्याशय के बारे में, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये गुहा और जितना भी है गुदा और सब के बारे में आगे के वीडियो में समझा देंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।